गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने जनरल वेजिटेबल साइंस जो कि नेब्रास्का मुंडा बुक से लिया गया है, इस सेशन में वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत पहले कल्टीवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले नंबर पे आपका टोमेटो कल्टीवेशन दिया है। टोमेटो का साइंटिफिक नेम लाइकोपर्सिकाना एस्कुलेंटम होता है। यह सोलनेसी फैमिली बिलोंग करता है। सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत कितने कितने क्रॉप्स आते हैं? तो सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत आपका टोमेटो आता है, चिली आता है, ब्रिंजल आता है, पोटैटो आता है, टोबैको आता है। ये सभी 5 क्रॉप्स जो होते हैं वो टोमेटो के अंतर्गत आते हैं या फिर सोलनेसी प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और सर्पगंधा भी जो है आपका सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत ही आता है। टोबैको और पोटैटो का क्रोमोसोम नंबर 48 होता है, जो कि टेट्राप्लॉइड होते हैं, एक्सेप्ट ऑल 2n बराबर 24, यानी कि जस्ट उसी का आधा 24 क्रोमोसोम नंबर होता है। कंसेप्ट है ये सब। पहले नंबर पे पॉइंट है बॉटनिकल नेम ऑफ टोमेटो। टोमेटो का बॉटनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकाना एस्कुलेंटम दिया। सोलेनम लाइकोपर्सिकान हो चुका है। ओरिजिन ऑफ टोमेटो। टोमेटो का ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका पेरू माना जाता है। पोटैटो का भी साउथ अमेरिका पेरू है। फ्रूट ऑफ टोमेटो इज बेरी, यानी कि इसके बीज भी फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो, बीज पल्प में धंसे रहते हैं, वो सभी बेरी के अंतर्गत आते हैं। और जो भी फ्रूट्स गुच्छे में लगते हैं वो सभी बेरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चेरी टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो चेरी टोमेटो का साइंटिफिक नेम पिम्पिनेलिफोलियम होता है, यानी कि सोलेनम पिम्पिनेलिफोलियम होता है। रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन। 21 से 23 या फिर 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत ही ज़्यादा लाइकोपिन का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबराइजेशन 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटैटो में होता है, जबकि लाइकोपिन का फॉर्मेशन 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है लाइकोपिन का फॉर्मेशन जो होता है अच्छी तरह से होते रहता है, यानी कि 24 से धीरे धीरे लाइकोपिन का फॉर्मेशन घटता रहता है। 27 तक लाइको फॉर्मेशन अच्छा होता है। फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाने पर लाइकोपिन का फॉर्मेशन पूरी तरह से ही घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पॉपुलर वैरायटी ऑफ टोमेटो। टोमेटो की जो पॉपुलर वैरायटी होती है इसमें आपका पूसा रूबी वैरायटी आती है, जो कि इंडिटर्मिनेट की टाइप होती है, और इसका प्रयोग जो है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के लिए किया जाता है, और इसको स्टेकिंग की आवश्यकता होती है, और का विकास भी जो होती है वो टोमेटो की वैरायटी होती है। नेक्स्ट सीड रेट ऑफ टोमेटो। टोमेटो का सीड रेट कितना होता है? तो टोमेटो का सीड रेट आपका 350 से 400 ग्राम, या फिर नॉर्मली देख लो तो सभी प्रकार के जो सोलनेसी प्लांट्स होते हैं उनका सीड रेट 400 से 500 ग्राम होता है। मेजर पेस्ट ऑफ टोमेटो का मेजर पेस्ट क्या होता है? फ्रूट बोरर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोअर्पा अर्मिजेरा होता है। इसी को हम अमेरिकन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं, जबकि स्पॉटेड बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम इरियास वाइटेला होता है, और पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम पेक्टिनोफोरा गोसिपियोला होता है। ये तीनों प्रकार के पेस्ट जो होते हैं वो कॉटन में देखने को मिलते हैं, और अमेरिकन बॉलवर्म जो होता है वो इसमें टोमेटो में देखने को मिलता है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोअर्पा अर्मिजेरा होता है। नेक्स्ट है टोमेटो ससेप्टेबल फॉर फ्रॉस्ट, यानी टोमेटो जो होता है वो फ्रॉस्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। टोमेटो फ्रूट्स जनरली रिगार्डेड एज प्रोटेक्टिव फूड, यानी टोमेटो फ्रूट को हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। और वेजिटेबल के केस में भी सभी वेजिटेबल को, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों को मिलाकर प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अगर फ्रूट नहीं है ऑप्शन में तो वेजिटेबल प्रोटेक्टिव फूड होता है। फिर वेजिटेबल भी ऑप्शन में नहीं है, टोमेटो दिया है ऑप्शन में, तो प्रोटेक्टिव फूड मेनली आपका टोमेटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एडवर्स कंडीशन टोमेटो क्रॉप इज स्प्रेड विद पीसीपीए फॉर हायर फ्रूट सेटिंग, यानी कि टोमेटो में ज़्यादा फ्रूट सेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टोमेटो में ज़्यादा फ्रूट सेटिंग के लिए पीसीपीए का जो होता है स्प्रे किया जाता है, वो भी कब? एडवर्स कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट पंजाब छुहारा इज द डिटर्मिनेट वैरायटी ऑफ टोमेटो, यानी पंजाब छुहारा जो होती है वो टोमेटो की डिटर्मिनेट वैरायटी होती है। डिटर्मिनेट का और इनडिटर्मिनेट में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। एक तरफ आपका डिटर्मिनेट है, दूसरी तरफ इनडिटर्मिनेट है। तो डिटर्मिनेट का जो मेन फंक्शन होता है, इसके माथे पे फूल आता है, और जबकि
जिसके कारण इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और प्लांट छोटा ही रह जाता है। और इसके वो प्रत्येक नोड पर यानी कि डिटर्मिनेट में प्रत्येक नोड पर जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जबकि इनडिटर्मिनेट में आते हैं तो डिटर्मिनेट पे जो माथा होता है माथे पर फ्लावरिंग नहीं होता है और इसीलिए इसका प्लांट जो होता है ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। इनसाइड इसका जो इसमें जो इसके प्रत्येक थर्ड नोट पर यानी कि 1/3 नोट पर यानी कि एक नोट पे आने के बाद फिर तीसरे नोट पर ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इन डिटर्मिनेट को जो है ओपन फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं, जबकि इनडिटर्मिनेट को ग्रीन हाउस कंडीशन या फिर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन किया जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया जाता है। और नेक्स्ट है A period of drought followed by sudden heavy irrigations or rain during फ्रूटिंग में काज क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि ए पीरियड ऑफ ड्राफ्ट यानी कि गर्मी के दिनों में यदि एकाएक हम टोमेटो के फील्ड में इरिगेशंस कर देते हैं या रेन ड्यूरिंग फ्रूटिंग या फिर एकाएक उसके खेत में पानी बरस जाता है या फिर वर्षा का पानी चला जाता है तो इसके कारण उसमें क्रैकिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, ए केमिकल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो सॉस, यानी टोमेटो के सॉस को प्रिजर्वेशन करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग करते हैं तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, जो कि फूड प्रोडक्ट एक्ट 1955 के द्वारा जो है 350 से 500 ppm रिकमेंडेशन किया गया है, जबकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को जो है 500 से 700 ppm या फिर 700 से 1000 ppm जो है रिकमेंडेड किया गया है। नेक्स्ट है ब्लॉसम इन ड्राफ्ट, जो कि इसके लिए ठीक है कटरवा, यानी कि चिली में टोमेटो में राजमा में एंड वाटरमेलन में, इन सभी में ब्लॉसम इन ड्राफ्ट देखने को मिलता है, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ऐसा होता है। पिलो डिसऑर्डर जो होता है कैरेट में, पिलो डिसऑर्डर जो होता है वो कुकुम्बर में कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। मिडल लैमेला में हेल्प कौन करता है तो मिडल लैमेला के फॉर्मेशन भी आपका कैल्शियम हेल्प करता है। और मेस्टाइटिस में कैल्शियम की डिफिशियंसी से मेस्टाइटिस हो जाता है। बीटर पीट ऑफ एप्पल जो होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसके बाद आपका जो सेल वॉल होता है उसका मेजर कंपोनेंट्स होता है कैल्शियम, और कैल्शियम कहाँ पर देखने को मिलता है तो कैल्शियम से कैलिस इंडराट हो जाता है कैल्शियम के ही डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटो इज ए डे न्यूट्रल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स, यानी टोमेटो जो होता है टर मटर यानी कि टर जहाँ पर भी टर्म आता है वो समझ लीजिए सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होता है। यानी टोमेटो इज ए डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी कि सभी फल वाले जो सब्जी होते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फल के अलावा जितने भी जैसे रूट क्रॉप हो गया, ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, स्टेम क्रॉप ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, रूट क्रॉप्स हो गया, बल्ब क्रॉप्स हो गया एंड ऐसे करके जितने भी फल वाले वेजिटेबल्स वाले स्टेम वाले ये सभी जो होते हैं फल को छोड़ाकर सभी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं, एक्सेप्ट स्वीट पोटैटो जो होता है आपका शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत स्वीट पोटैटो आता है। नेक्स्ट है इट इज़ बेसिकली ए वार्म सीजन क्रॉप, यानी कि टोमेटो हो जो होता है वो आधारभूत रूप से जो होता है या फिर सामान्यतः ये वार्म सीजन क्रॉप्स होता है, बट मे बी ग्रोन इन ऑल सीजन, लेकिन फिर भी इसे जो है हर महीने में या फिर हर वर्ष हर सीजन में इसको उगाया जाता है। टोमेटो का सीड रेट कितना होता है तो टोमेटो का जो नॉर्मल सीड रेट होता है वो आपका 350 से 400 ग्राम या फिर 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और कोल क्रॉप्स का भी यही सीड रेट होता है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, एक्सेप्ट नोल कोल का सीड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, मैरीगोल्ड का सीड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, और इसके बाद चिली का भी सीड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। हाइब्रिड टोमेटो का सीड रेट कितना होता है तो 100 से 150 ग्राम होता है। सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत जितने भी हाइब्रिड हो चाहे टीपीएस हो, यानी कि टीपीएस भी हाइब्रिड ही में आता है, तो सभी का सीड रेट जो होता है वो 100 से 150 ग्राम होता है। और नॉर्मल जो सीड रेट होता है सोलनेसी प्लांट का वो आपका कितना होता है तो नॉर्मल सीड रेट 400 से 500 ग्राम या फिर 300 से 500 ग्राम हम रेंज रख सकते हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो का सीड रेट जो होता है 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो होता है सीड रेट होता है। ट्यूबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबर्स का जो होता है वो 2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, और अगर हम टीपीएस से बुआई करते हैं तो उसका सीड रेट जो होता है वो 100 से 150 ग्राम ही होता है। सब टेरान में
उसको हम नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ टोमेटो। टोमेटो की कौन कौन सी वैरायटी होती है? तो पूसा रूबी जो होती है, पूसा रूबी का क्रॉस क्या होता है? तो सियाक्स इंटू इम्प्रूव्ड मेरिटी होता है, यानी कि इसके लिए क्या चीज़ है? तो इसके लिए है RSI। इसके लिए ठीक क्या है? तो इसके लिए ठीक है रूसी। इसके लिए ठीक है रूसी। RU से क्या हो जाएगा? तो RU से रूबी हो जाएगा, और S से सियाक्स हो जाएगा, फिर I से इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी हो जाएगा। तो रूसी किसके लिए ठीक है? तो पूसा रूबी के लिए। नेक्स्ट है पूसा 120 जो होता है निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। अर्का सौरभ जो होता है, अर्का सौरभ, पूसा गौरव, ये जो होता है टोमेटो की वैरायटी होता है। अर्का सौरभ, पूसा गौरव, ये भी टोमेटो की वैरायटी होती है। अर्का विकास भी टोमेटो की वैरायटी होती है। हिसार ललित भी टोमेटो की वैरायटी होती है, जो कि निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ टोमेटो। अगला टोमेटो की वैरायटी कौन सी है? तो अगला टोमेटो की वैरायटी है पूसा शीतल। पूसा शीतल किस प्रकार की वैरायटी होती है? तो पूसा शीतल यानी शीतल का मतलब ही विंटर सीजन वैरायटी होती है। किसकी? तो टोमेटो की। सिलेक्शन 120 होता है, वो भी निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होती है। और नीचे क्या दिया था? तो सिलेक्शन 120 और पूसा 120, यानी पूसा 120 और सिलेक्शन 120, ये दोनों जो होती है निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है टोमेटो की। रोमा किसकी वैरायटी होती है? तो टोमेटो की वैरायटी होती है। और यह सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल वैरायटी कौन सी होती है? तो रोमा वैरायटी होती है। पार्कर वैरायटी किसकी होती है? तो ये भी टोमेटो की वैरायटी है, जो कि फ्रूट बोर्ड के प्रति रेसिस्टेंट होती है, और इसका साइंटिफिक नेम हेडक्वार्पर आर्मीजोरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब छुहारा एंड रोमा सूटेबल वैरायटी किसके लिए होती है? तो पंजाब छुहारा हो गया और रोमा, ये दोनों वैरायटी जो होती है प्रोसेसिंग वैरायटी होती है। पंजाब छुहारा जो होती है वो किस प्रकार की वैरायटी होती है? तो पंजाब छुहारा जो होती है वो डिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी होती है। नेक्स्ट वैरायटी है फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर जो होता है डिले राइपेनिंग ए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ टोमेटो, यानी कि डिले राइपेनिंग यानी कि लेट मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी होती है? तो टोमेटो की जो लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है वो आपका फ्लेवर सेवर होती है। और यह मॉडिफाइड जेनेटिकली यानी जेनेटिकली GM आप, यानी टोमेटो का जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वैरायटी होती है वो आपका फ्लेवर सेवर वैरायटी होती है। इसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया 1994 ईस्वी में कैल्जिन कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है टोमेटो में जो ब्लाइट होता है किसके कारण होता है? तो टोमेटो का ब्लाइट जो होता है किसके कारण होता है? तो टोमेटो का जो ब्लाइट होता है वो बैक्टीरियल डिजीज के कारण होता है, यानी कि टोमेटो में जो ब्लाइट होता है वो बैक्टीरियल डिजीज के कारण होता है। इट कैन बी मैनेज बाय यूज ऑफ कॉपर फंजीसाइड, यानी इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ब्लाइट, टोमेटो में जो ब्लाइट होता है वो बैक्टीरियल नहीं फंगल डिजीज होगा, गलत दिया है। इसके कंट्रोल के लिए कॉपर फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, जिसकी 3 ग्राम मात्रा पर लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर प्रयोग करते हैं विथ बैक्टेरोसाइड्स। और टोमेटो में जो ब्लाइट होता है बैक्टीरिया का कारण होता है, देख लेते हैं भाई। टोमेटो में जो ब्लाइट होता है बैक्टीरिया का कारण होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर फंजीसाइड या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा पर लीटर ऑफ वाटर में बैक्टेरोमाइसिन की 0.1 ग्राम मात्रा पर लीटर वाटर में मिलाकर या फिर मैनकोजिब की 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। लीफ कर्ल जो होता है किसके कारण होता है? तो टोमेटो का जो लीफ कर्ल होता है वो भी वायरस के कारण होता है। टोमेटो का जो लीफ कर्ल होता है वो भी वायरस के कारण होता है। इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? तो टोमेटो का लीफ कर्ल जो होता है इसका वायरस भी, इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो व्हाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है। मुझे येलो वेन मोज़ेक वायरस का भी व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बेमेसिया टोबैकी होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो टोमेटो में कौन कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है? तो पहले नंबर पे फ्रूट बोलर लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा आता है। दूसरे नंबर पे आपका व्हाइट फ्लाई होता है, जिसका साइंटिफिक नेम बेमेसिया टोबैकी होता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है लीफ कलर डिजीज, यानी कि टोमेटो का जो लीफ कलर डिजीज था उसका ट्रांसमिशन व्हाइट फ्लाई ही करता है। नेक्स्ट है तीसरे पर सर्पेंटाइन लीफ माइनर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लाइरियोमाइजा ट्राइफ्लाई होता है, यानी कि सर्पेंटाइन लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लाइरियोमाइजा ट्राइफ्लाई होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू टोमेटो कल्टीवेशन, यानी टोमेटो कल्टीवेशन से कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड होते हैं? तो टोमेटो कल्टीवेशन से निम्नलिखित फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर फ्रूट क्रैकिंग होता है। क्रैकिंग इन टोमेटो फ्रूट्स इज कॉमन, यानी कि कॉमन। रेडियल एंड कंसंट्रेनिंग क्रैकिंग आर सेवर, यानी कि टोमेटो में जो फ्रूट क्रैकिंग होता है या कंसेंट्रिंग तरीके से होता है, यानी कि टोमेटो हो गया ये बीच से यदि
टोमेटो फटता है तो उसे रेडियल क्रैकिंग कहते हैं। और कंसेंट्रिंग मतलब जो होता है, यदि इस तरह से फटते हैं तो उसे कंसेंट्रिक क्रैकिंग कहा जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन होता है किसमें, तो टोमेटो के फ्रूट में। किसके कारण होता है, तो इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड बोरान डिफिशियंसी, फ्रूट क्रैकिंग बोरान की डिफिशियंसी कारण होता है। और दूसरा सॉइल मॉइस्चर फ्लक्चुएशन के कारण होता है। दूसरे नंबर पर आपका बेर आता है, जिसे हम ब्लॉसम इंटरॉट के नाम से जानते हैं। बेर इज सेवर डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, टोमेटो का ही बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर होता है। कौन, बेर कल्टिवेटेड इन ग्रीन हाउस, जब हम ग्रीन हाउस में टोमेटो का कल्टिवेशन करते हैं। आर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर यानी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, या फिर ग्रीन हाउस में जब हम टोमेटो का कल्टिवेशन करते हैं तो वहाँ पर ब्लॉसम इंटरॉट जो था वो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है और हाई टेम्परेचर के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे आपका पफीनेस होता है, इसी को हम पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे टोमेटो हो गया तो इसी में जो है पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसी को पफीनेस के नाम से जानते हैं। फ्रूट सरफेस इज जनरली फ्लैटेंड एंड लोक्यूल्स आर अनफिल्ड विथ पल्प एंड सीड्स। पुअर पॉलिनेशंस, लो आर हाई टेम्परेचर यानी कि पुअर इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजर और लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है। चौथे नंबर पे सन स्काल्ड आता है। चौथे नंबर का डिसऑर्डर क्या है, तो चौथे नंबर का डिसऑर्डर क्या है, सन स्काल्ड है। वाइटिस सनकेन एंड पेपरी लीजन डेवलप ड्यू द सन हीट, यानी सन हीट के कारण जो वाइटिस सनकेन एंड पेपरी लीजन्स होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। यह किसके कारण होता है, तो एक्सपोज ऑफ फ्रूट टू हाई टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है तो उस समय फ्रूट्स पर जो है सन स्काल्ड का सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का डिसऑर्डर है कैट फेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो कैट फेस ड्यू टू अबनॉर्मल ग्रोविंग कंडीशन, यानी कि अबनॉर्मल ग्रोविंग कंडीशंस के कारण ही कैट फेस होता है। बिल्ली की तरह इसमें मुंह बन जाता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन है ब्रिंजल कल्टीवेशन। अगला कल्टीवेशन है ब्रिंजल कल्टीवेशन। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलंजिना होता है। सोलेनेसी फैमिली बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी होता है। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया होता है। पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो ब्रिंजल में एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। ब्रिंजल फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। कौन, विटामिन बी कम्प्लेक्स का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है, तो ब्रिंजल माना जाता है। सीडेड कितना होता है, तो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर नर्सरी की सोविंग के लिए। वैरायटी की बात करते हैं तो ब्रिंजल की कौन कौन सी वैरायटी फेमस होती हैं, तो PPL यानी कि पूसा पर्पल लॉन्ग, जो कि ईस्टा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है किसकी, तो ब्रिंजल की एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी आपका PPL होती है, जिसे हम पूसा पर्पल लॉन्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पंथ सम्राट, जो कि फोमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल बिल्ट के प्रति रेसिस्टेंट था। आज़ाद क्रांति, ये भी आज़ाद क्रांति ब्रिंजल की वैरायटी होती है। ब्लैक ब्यूटी, जो कि निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। अर्कासिल और अर्का निधि, ये भी जो होती है वो ब्रिंजल की ही वैरायटी होती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल की हाइब्रिड वैरायटी के अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती हैं, तो पंत ऋतुराज हाइब्रिड वैरायटी होती है। पूसा बिंदु भी हाइब्रिड वैरायटी होती है, और पूसा बिंदु इसकी भी वैरायटी है। और ओनियन की, ब्रिंजल और ओनियन दोनों की वैरायटी होती है। पूसा उपकारी की वैरायटी होती है, जबकि पूसा उपहार जो होती है वो भिंडी की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है पूसा भैरो किसकी होती है, तो पूसा भैरो जो होती है ब्रिंजल की वैरायटी होती है, जो कि फोमिसिस फ्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। अर्का नवनीत जो होती है हाईएस्ट यील्डिंग देने वाली ब्रिंजल की वैरायटी होती है। अर्का नीलकंठ जो है निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। एंड अन्नामलाई जो होती है एफिड के प्रति रेसिस्टेंट होती है। रिकमेंडेड फॉर तमिलनाडु के लिए फेमस होता है, यानी कि तमिलनाडु में यह बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है और एफिड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। अर्का भैरो किसकी वैरायटी होती है, अर्का भैरो और उसका केसर दोनों जो होती है वो ब्रिंजल की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू ब्रिंजल कल्टीवेशन। इसमें फ्रूट एंड सूट वर्ड लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूसिनोड्स अर्बोनेलिस होता है। पायरालीडी फैमिली से, यानी कि जो ल्यूसिनोड्स अर्बोनेलिस होता है, फिर फ्रूट एंड सूट वर्ड होता है, इसका फैमिली जो होता है पैरालीडी होता है और लेपिडोप्टेरॉन ऑर्डर से बिलोंग करता है। इट इज मेजर पेस्ट है ब्रिंजल का यह मेजर पेस्ट होता है। नेक्स्ट है इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो काजेज यानी फ्रूट एंड सूट वर्ड क्या काज करता है, तो डेड हर्ट काज करता है। कहाँ पर, तो यंग प्लांट पे, यानी नए प्लांट्स में डेड हर्ट को कौन काज करता है, तो फ्रूट एंड सूट बोल। टेंडर ग्रोविंग सूट्स इज किल्ड बाई लार्वी इन अर्ली स्टेज, यानी अर्ली स्टेज में लार्वा के द्वारा इसकी जो टेंडर ग्रोविंग सूट्स होती है वो मर जाती है। एंड लेटर बोर्स इनटू फ्रूट्स, यानी कि बाद में इसके फ्रूट्स में यह एंट्री कर जाता है। फिर से
काज डेड हर्ट यानी कि फ्रूट एंड शूट बोरर में जो ल्यूसिनोड्स अर्बोनेलिस होता है यह डेड हर्ट को काज कर देता है, जिसके कारण यंग प्लांट्स में डेड हर्ट काज कर देता है। कौन? तो फ्रूट एंड शूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूसिनेट अर्बोनेलिस होता है। टेंडर ग्रोविंग शूट्स इज किल्ड बाय लार्वी इन अर्ली स्टेज यानी कि फ्रूट एंड शूट बोरर का जो लार्वी होता है ये अर्ली स्टेज में इसके टेंडर ग्रोविंग शूट्स को मार देता है एंड लेटर बोर्स इनटू फ्रूट्स, और फ्रूट्स में यह छेद कर देता है। बाद में फ्रूट्स में यह छेद करके घुस जाता है। नेक्स्ट है इट कैन बी मैनेज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्पायरोटेट्रामेट 180 @ 75 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यानी कि इसके कंट्रोल के लिए इस नया एक आया है इंसेक्टिसाइड स्पायरोटेट्रामेट 180 में 75 ग्राम मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं, या फिर फ्लूबेंडी या मेट की 48 से 80 @ 60 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हड्डा बीटल। ब्रिंजल का दूसरा इंसेक्ट कौन सा है? तो ब्रिंजल का दूसरा इंसेक्ट है हड्डा बीटल। इसका साइंटिफिक नेम इपिलेक्ना बिग्निटोपक्टेटा या फिर कॉक्सीनिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली क्या होती है? तो इसकी कॉक्सीनिलिडी फैमिली होती है। फिर से हड्डा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इपिलेक्ना बिग्निटिक्टोपक्टेटा यानी कि इपिलेक्ना बिग्निटिक्टोपक्टेटा इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका फैमिली क्या होता है? तो कॉक्सीनिलिडी फैमिली होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सेस्टियस फाइसिटिस होता है यानी कि ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर यानी ब्रिंजल में जो ब्राउन लीफ हॉपर होता है इसका साइंटिफिक नेम सेस्टियस फाइसिटिस होता है। वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी कि ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ होता है यह इसका वेक्टर क्या होता है? तो ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर होता है। ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर होता है या फिर लीफ हॉपर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सेस्टियस फाइसिटिस होता है। नेक्स्ट है द वाइट फ्लाइज एंड जैसिड्स आर लीफ हॉपर इन ब्रिंजल कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इमिडाक्लोप्रिड 200 SL @ 75 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर यानी वाइट फ्लाई जैसिड एंड लीफ हॉपर को कंट्रोल करने के लिए ब्रिंजल में हम इमिडाक्लोप्रिड की 200 मात्रा 75 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिजीज रिलेटेड टू ब्रिंजल कल्टीवेशन। तो ब्रिंजल के कल्टीवेशन से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके कारण होता है? फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जो कि वेक्टर कौन सा होता है? तो इसके लिए वेक्टर आपका लीफ माइनर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सेस्टियस फाइसिटिस होता है। ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर यानी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, इसका ट्रांसमिशन लीफ हॉपर के द्वारा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सेस्टियस फाइसिटिस होता है। एक ही डिजीज इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन, अगला कल्टीवेशन है चिली कल्टीवेशन। तीसरे नंबर का कल्टीवेशन है चिली कल्टीवेशन। चिली का साइंटिफिक नेम कैप्सिकम एनम हार्ट चिली का साइंटिफिक नेम तक कैप्सिकम एनम वैरायटी एनम होता है। और कैप्सिकम एनम वैरायटी फ्रूटेसेंस जो होता है वो बेल पेपर की वैरायटी होती है। यह सोलनेसी फैमिली बिलोंग करता है। क्रोमोसोम इसका क्या होता है? तो 24 होता है। मैक्सिको इसका मैक्सिको जो था ओरिजिन प्लेस होता है। रेड कलर ऑफ चिली इज ड्यू टू कैप्जेंथिन यानी कि कैप्जेंथिन के कारण होता है, कि गलत दिया है। कैप्जेंथिन के कारण रेड कलर होता है चिली का, जबकि पजेंसी जो था कैप्सेसिन या फिर कैप्सिक्यूटिन के कारण होता है। मेजर पेस्ट ऑफ चिली थ्रिप्स होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सर्टोथ्रिप्स डार्सेलिस होता है यानी सर्टोथ्रिप्स डार्सेलिस होता है। मेजर पेस्ट ऑफ चिली का मेजर पेस्ट क्या होता है? तो चिली का मेजर पेस्ट सर्टोथ्रिप्स डॉर्सेलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्नोज आर डाई बैक ड्यू टू फंगस कैलिटोट्राइकम कैप्सेसी यानी कि जो एंथ्रेक्नोज या फिर डाई बैक जो होता है चिली में किस फंगस के कारण होता है? तो कैलिटोट्राइकम कैप्सिसाई के कारण होता है। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड जिसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स होता है, इसकी 10 ppm मात्रा एंड ट्राइकोंटानोल आर यूज्ड टू कंट्रोल फ्रूट ड्रॉप यानी कि फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड की 10 ppm मात्रा है, जिसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स होता है, या फिर ट्राइकोंटानोल का प्रयोग करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड
वर्ल्ड पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा चिली का प्रोडक्शन भी करता है, सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश इज द पोनियर इन चिली प्रोडक्शन, यानी चिली के प्रोडक्शन में पहला अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। कैप्सिकम एनम इज आल्सो नोन एज स्वीट पेपर या फिर इसी को हम बेल पेपर के नाम से जानते हैं। लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ड्यू टू वायरल ट्रांसमिशन बाय थ्रिप्स एंड वाइट फ्लाई, यानी कि चिली में जो लीफ कर्ल होता है इसका चिली में जो लीफ कर्ल होता है यानी कि सभी प्रकार का जो लीफ कर्ल होता है वो वाइट फ्लाई के कारण होता है, वाइट फ्लाई के कारण होता है। लेकिन चिली में जो लीफ कर्ल होता है वो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका वेक्टर जो होता है वो थ्रिप्स होता है। कहीं कहीं पे वाइट फ्लाई भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपवाद है, टू प्रिवेंट फ्रूट रॉट स्प्रेइंग कैल्शियम नाइट्रेट CN @ 1 लीटर पर हेक्टेयर आर ब्रॉडकास्टिंग अबाउट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि फ्रूट राट यानी कि चिली में फ्रूट राट को रोकने के लिए जो है कैल्शियम नाइट्रेट की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग 25 किलोग्राम, यदि हम छिड़काव करते हैं यानी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, बुरकाव करते हैं तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाया जाता है। सीड रेट की बात करते हैं तो चिली का सीड रेट जो होता है वो 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। मैरीगोल्ड का सीड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसके साथ ही साथ आपका नोलखोल का भी सीड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। नोलखोल का साइंटिफिक नेम केजू यानी कि गोंगिलॉइड्स होता है। जबकि एसीफिला जो होता है किसका होता है, तो केल का साइंटिफिक नेम एसीफिला होता है। एंड गेमीफेरा किसकी होती है, नेक्स्ट है ब्रुसेल्स स्प्राउट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो SG यानी ब्रुसेल्स स्प्राउट का साइंटिफिक नेम जेमीफेरा होता है। फॉर कैप्सिकम एनम हाइब्रिड 250 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर, यानी कि कैप्सिकम एनम का जो हाइब्रिड का सीड रेट होता है, यानी कैप्सिकम एनम के हाइब्रिड का जो सीड रेट होता है वो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सोन इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 35 to 45 डेज आफ्टर सीडलिंग, यानी कि इसको हम नर्सरी में लगाते हैं। चिली को कहाँ पर लगाया जाता है, तो नर्सरी में लगाया जाता है। फिर इसका ट्रांसप्लांटिंग जो होता है वो 30 से 45 डेज आफ्टर सीडलिंग किया जाता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ चिली की कौन कौन सी वैरायटी होती है, एक तो आपका कैलिफोर्निया वैरायटी में होती है, पहली कैलिफोर्निया वंडर वैरायटी होती है, दूसरे नंबर पे आपका अर्का मोहिनी वैरायटी होती है। इसके बाद आंध्र ज्योति वैरायटी होती है, पूसा चोला वैरायटी होती है जो कि थ्रिप्स के प्रति रेसिस्टेंट होती है, ज्वालामुखी विसिक वैरायटी होती है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल होती है, अर्का लोही जो होती है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति टॉलरेंट वैरायटी होती है चिली की, और भास्कर विसिक वैरायटी होती है, भाग्यलक्ष्मी विसिक वैरायटी होती है, इंदिरा विसिक वैरायटी होती है, पंजाब लाल भी सी वैरायटी होती है जो कि फ्रूट राट एंड डाई बैक एंड कर्ल, यानी कर्ल हो गया, डाई बैक हो गया, फ्रूट राट, इन सभी प्रति रेसिस्टेंट कौन सा होता है, तो चिली की पंजाब लाल वैरायटी होती है। महात्मा यानी कि मथानिया लौंग की वैरायटी होती है, तो मथानिया लौंग भी जो होता है चिली की वैरायटी होती है। भारत भी आपका चिली वैरायटी होती है। सबसे हार्टेस्ट चिली की कौन सी वैरायटी होती है, तो भूत झुलुकिया होती है, और दूसरे नंबर पे कौन होता है, तो पूसा ज्वाला होता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट अगला क्या है, तो पेस्ट मैनेजमेंट। अगला है पेस्ट मैनेजमेंट इन चिली में पेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो पहले नंबर पर चिली का थ्रिप्स आता है जिसका साइंटिफिक नेम सर्टो थ्रिप्स डार्सेलिस होता है। इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन ए टाइपिकल सिम्टम्स, यानी कि इनवर्ड कर्लिंग यानी कि पीछे की तरफ पत्तियों का मुड़ना ही यह एक प्रकार का इसका एक सिम्टम्स होता है। दूसरे नंबर पर वाइट फ्लाई आता है। वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम बेमेसिया टोबैसी होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टीली मोज़ेक वायरस, यानी चिली मोज़ेक वायरस को फैलाने का काम कौन करता है, तो वाइट फ्लाई करता है जिसका साइंटिफिक नेम बेमेसिया टोबैसी होता है। नेक्स्ट है बाथ वाइट फ्लाई एंड थ्रिप्स कैन बी मैनेज्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ एनी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं तो उससे वाइट फ्लाई एंड थ्रिप्स कंट्रोल हो जाता है। इसके तौर पे आपका एसी फैट आता है, इसकी 1 ml मात्रा पर लीटर वाटर में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो इससे निजात हो जाएगा। दूसरे नंबर पर किसका प्रयोग करते हैं, तो मीटाक्लोप्रिड का प्रयोग करते हैं जिसमें 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर सेप्टोसाइक्लिन की 0.1 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से मिलाकर इसका स्प्रे करते हैं। चौथे नंबर का कल्टीवेशन है ओकरा कल्टीवेशन।
चौथे नंबर का कल्टीवेशन है ओकरा कल्टीवेशन। ओकरा साइंटिफिक नेम एबल मस्कस एस्कुलेंटस होता है। ओकरा क्रोमोसोम नंबर 130 होता है। ओकरा का टाइप ऑफ फ्रूट कैप्सूल होता है। और ओकरा का एडिबल पोर्शन क्या होता है, टेंडर फ्रूट्स होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ओकरा, मेजर पेस्ट ऑफ ओकरा इज फ्रूट बोरर, जिसे हम एरियाज विटिला के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं तो स्पॉटेड बालून के नाम से जानते हैं एरियाज विटिला को। नेक्स्ट है ब्लिस्टर बीटल जो होता है वो किसके कारण होता है तो मिलाब्रिस पास्चुलेटा के कारण होता है। मिलाब्रिस पास्चुलेटा के कारण होता है ये पेस्ट ऑफ ओकरा, यानी कि ब्लिस्टर बीटल जो होता है वो ओकरा के इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम मिलाब्रिस पूस्चुलेटा होता है। और मेजर पेस्ट होता है किसका, ओकरा का। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ेक वायरस इज ड्यू टू वायरस ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई। नेक्स्ट है सीडेड की बात करते हैं तो खरीफ सीजन जो होता है वो सूटेबल होता है इसके लिए, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है। जबकि समर सीजन जो होता है वो नॉट सूटेबल होता है, जर्मिनेशन भी बहुत ही कम होता है, तो इसलिए 18 से 20 किलोग्राम इसका सीड रेट रखा जाता है। नेक्स्ट है वैराइटीज ऑफ ओकरा। ओकरा की कौन कौन सी वैरायटी होती है तो पूसा सावनी ओकरा की वैरायटी होती है, ड्राई न्यूट्रल होता है, एंड स्पाइनलेस वैरायटी होता है, यानी कि पूसा सावनी जो होता है वो DNP वैरायटी होती है ओकरा की, और स्पाइनलेस वैरायटी होती है। दूसरे नंबर पर पूसा उपहार आता है जो कि वाइट फ्लाई के प्रति रेसिस्टेंट होता है। तीसरे नंबर पर पंजाब पद्मिनी आता है। चौथे पर पूसा मखमली आता है। छठवें पर परभनी क्रांति आता है जो कि वाइट फ्लाई के प्रति रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका अर्का नामिका है, अर्काभ है, हिसार उन्नत अर्काभ है, अर्का अनामिका परभनी क्रांति वाइट फ्लाई के प्रति रेसिस्टेंट होता है। पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, वर्षा उपहार जो कि वाइट फ्लाई के प्रति रेसिस्टेंट, पूसा सावनी ये भी डी न्यूट्रल और स्पाइनलेस वैरायटी होती है किसकी तो ओकरा की। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज कोल क्रॉप कल्टीवेशन। अगला कल्टीवेशन है कोल क्रॉप कल्टीवेशन। एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप इज कोलवर्ट वाइल्ड कैबेज हेयर फ्रॉम द वर्ड कोल इज डिराइव। नेक्स्ट पॉइंट ऑल कोल क्रॉप इज प्रोटोगाइन इन नेचर, यानी सभी प्रकार के जो कोल क्रॉप्स होते हैं किस नेचर के होते हैं तो सभी प्रकार के जो कोल क्रॉप्स होते हैं वो प्रोटोगाइन इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट मेजर पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप DBM, जिसे हम डायमंड बैग मोती के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक प्लोटेला जाइलोस्टेला होता है। क्लब रूट ऑफ कालीफ्लावर इज ड्यू टू प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, यानी कि क्लब रूट ऑफ कालीफ्लावर इज ड्यू टू प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका के कारण होता है। कर्ड राट या फिर सॉफ्ट राट ऑफ कोल क्रॉप्स इज ड्यू टू इर्बिनिया क्रोटोवेरा, यानी कि सॉफ्ट राट या फिर कर्ड राट। सी से सॉफ्ट राट या फिर कर्ड राट यह किससे संबंधित होता है तो कोल क्रॉप्स से संबंधित होता है, जिसका कजल ऑर्गेनिज्म इर्बिनिया क्रोटोवेरा होता है। जबकि एप्पल में जो होता है, एप्पल का क्या होता है तो सॉफ्ट राट एप्पल में AA, यानी कि अमालो बोरा के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफेरस अल्बिगो का अटैक कारण होता है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज मोस्ट कॉमन इन क्रूसीफर फैमिली। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस में पाई जाती है तो वो क्रूसीफेरी फैमिली में ही पाई जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ कोल क्रॉप्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड, यानी कि जो कोल क्रॉप्स में जो फ्लेवर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसके कारण होती है तो कोल क्रॉप्स में फ्लेवर की कैरेक्टरिस्टिक किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है तो यह डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण होता है। किसमें कोल क्रॉप्स में, किसके लिए तो यह फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स, यानी कोल क्रॉप्स में कौन कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है तो पहले नंबर पे आपका डायमंड बैक मोथ आता है, जिसे हम DBM के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है प्लूटेला जाइलोस्टेला होता है। इट इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ कैबेज का सीरियस पेस्ट होता है। क्या DBM कैबेज का सीरियस पेस्ट होता है। लार्वा फीड इन ऑन लीव्स, इसका जो लार्वा होता है पत्तियों के ऊपर जो है भोजन अपना करता है, पत्तियों के ऊपर ही अपना भोजन करता है। एंड लेटर मेक गैलरीज इन हेड आर कैबेज फ्रूट्स, यानी कि कैबेज के फ्रूट्स में या फिर कैबेज के हेड में जो है बहुत सारे गैलरी को यह बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट DBM हैज डेवलप्ड द रेसिस्टेंट अगेंस्ट मोस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि डायमंड बैग जो था वो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट हो चुका है। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो इंडियन मस्टर्ड विच अट्रैक्ट 80 से 90% DBM यूज्ड एज ट्रैप क्रॉप, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कोल क्रॉप्स
कोल क्रॉप्स में डायमंड मैगमोथ को निजात पाने के लिए क्या करते हैं, तो इंडियन मस्टर्ड को इसको चारों तरफ लगाते हैं, क्योंकि ये 80 से 90% तक जो है उनको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड इसका उपयोग ट्रैप क्रॉप के रूप में किया जाता है। ट्रैप क्रॉप का मतलब इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज से फसलों को बचाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है उसी को ट्रैप क्रॉप कहते हैं। गार्ड क्रॉप किसे कहते हैं, तो गर्मी में गर्द हवा, सर्दी में सर्द हवा से बचाने के लिए जिस फसल को उगाते हैं उसे गार्ड क्रॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव स्प्रे ऑफ फॉलोइंग पेस्टिसाइड, यानी कि जो फॉलोइंग पेस्टिसाइड होते हैं उसका अल्टरनेटिव जो था वो पेस्टिसाइडिंग किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्प्रेइंग ऑफ क्विनाल्फास की 35 यानी क्विनाल्फास 35 सीसी की 250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करता। हाइड्रोक्लोराइड 500 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर। स्प्रे फेनवालरेट 20 EC 45 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है मस्टर्ड सप्लाई। मस्टर्ड सप्लाई का साइंटिफिक नेम एथेलिया प्रोक्सिमा लुजेंस होता है, यानी कि मस्टर्ड सप्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मस्टर्ड सप्लाई का साइंटिफिक नेम होता है एथेलिया प्रोक्सिमा लुजेंस होता है। ओनली वन पेस्ट फ्रॉम ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, यानी कि हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत केवल एक ही यहीं पेस्ट देखने को मिलता है, जिसकी फैमिली टेथ्रिडीनिडी होता है। फिर से मस्टर्ड सप्लाई साइंटिफिक नेम एथेलिया प्रोक्सिमा लुजेंस होता है। ओनली वन पेस्ट फ्रॉम ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, यानी हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आने वाला एकमात्र ही यही इंसेक्ट होता है, एकमात्र इंसेक्ट मस्टर्ड सप्लाई होता है, जो कि जिसकी फैमिली टेथ्रिडीनिडी होता है। नेक्स्ट है कैबेज सेमी लूपर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पुलोजिया ओरिकेल्सिया होता है, जो कि नक्टिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि कैबेज सेमी लूपर जो होता है इसका साइंटिफिक नेम पुलोजिया ओरिकेल्सिया होता है, जो कि नक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कैबेज कल्टीवेशन। डिस्कस अबाउट कैबेज कल्टीवेशन। ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी कैपिटेटा होता है। इंडिया रैंक 3rd इन कैबेज प्रोडक्शन, यानी कैबेज प्रोडक्शन में इंडिया का तीसरा रैंक है। कैबेज हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोल 3 कार्बोनोल, यानी कि इंडोल 3 कार्बोनोल की उपस्थिति के कारण जो है कैबेज में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। द इंसिडेंस ऑफ क्लब रूट ऑफ कैबेज इज 100% एट pH वैल्यू 5.70, यानी जब pH वैल्यू 5 से 5.7 होता है तो उस समय 100% इंसिडेंस जो थी 100% क्लब रूट ऑफ कैबेज, यानी कैबेज में जो क्लब रूट होता है वो घटना देखने को मिलता है। यानी कि कैबेज में जो क्लब रूट होता है यह घटना कितने pH पर ज़्यादा था 100% देखने को मिलता है, तो 5.7 pH पर जो है 100% तक क्लब रूट ऑफ कैबेज का इंसिडेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रूट ऑफ कैबेज जिन्होंने जेड होता है। फ्रूट टाइप ऑफ कैबेज का जो है सिल्कुआ होता है, और टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है वो सिल्कुआ होता है या फिर कैटकिन होता है। यह क्वेश्चन PGT में 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है सीड डेट ऑफ किसका, तो सीड डेट ऑफ कैबेज का सीड डेट कितना होता है, तो 500 से 750 ग्राम ऑफ सीड्स इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर नर्सरी। वैरायटी क्या होता है, तो गोल्डन नकर कैबेज की वैरायटी होती है। कोपेनहेगन मार्केट भी कैबेज की वैरायटी होती है, जो कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के रूप में जानी जाती है। प्राइड ऑफ इंडिया होता है अर्ली एंड राउंडेड वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कैबेज। कैबेज की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इसमें आपका पूसा ट्रे में हटाता है, जो कि ब्लैक लेग पैथी रेसिस्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे पूसा संबंध आता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन कालीफ्लावर कल्टीवेशन। 6वें नंबर का कल्टीवेशन है कालीफ्लावर कल्टीवेशन, जिसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी बोट्राइसिस होता है। फर्स्ट है ब्लांचिंग इज मोस्टली डन इन अर्ली वैरायटी ऑफ कालीफ्लावर, यानी कि कालीफ्लावर की जो अर्ली वैरायटी होती है उसी में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्या, ब्लांचिंग टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम इन अटेनिंग येलो कलर, यानी कि इसके कर्ड को पीले होने से बचाने के लिए जो है इसमें हम ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं। उसके पत्तियों से ही ढक दिया जाता है ताकि कर्ड पर सीधा सनलाइट ना पड़ने पाए। आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोज टू सन एंड अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ कालीफ्लावर इज नोन एज कर्ड, यानी कि कालीफ्लावर के फ्रूट को क्या कहा जाता है, तो कालीफ्लावर के फ्रूट को कर्ड कहा जाता है। द सीजन वैराइटीज आर अवेलेबल इन कालीफ्लावर। 3 सीजन वैरायटी आर अवेलेबल इन कालीफ्लावर, यानी कालीफ्लावर में लगभग तीनों सीजन में जो है इसका कल्टीवेशन आसानी से किया जा सकता है। स्कूपिंग जो होता है वो रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर अर्ली इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टैक इन कालीफ्लावर, यानी कालीफ्लावर में अर्ली ईयर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टैक, यानी कि फ्लावर स्टैक या फिर फूल के डंठल पहले ही निकलने के लिए कर्ड के सेंट्रल पोर्शन को रिमूव किया जाता है, जिसे अभी स्कूपिंग के नाम से जानते हैं। जबकि यही प्रोसेस जो है कैबेज में जब किया जाता है तो उसी को हम इस स्टम्पिंग के नाम से
जानते हैं। पूसा हिमज्योति एंड पूसा स्नोबॉल हैव सेल्फ प्लांट हैबिट वैरायटी, यानी कि जो कालीफ्लावर की जो पूसा हिमज्योति एंड पूसा स्नोबॉल वैरायटी होती है, यह सेल्फ प्लांट वैरायटी देखने को मिलती है, यानी कि स्वतः ही इसमें सेल्फ प्लांटिंग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सीडेड कितना होता है, तो सीडेड इसका होता है कितना, तो कालीफ्लावर का सीड रेट कितना होता है, तो कालीफ्लावर का 2 सीड होता है। एक तो आपका अर्ली के लिए 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि मीडियम और लेट के लिए 500 से 600 यानी कि 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है इसका सीड प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ कैबेज कालीफ्लावर वैरायटी ऑफ कालीफ्लावर की कौन सी वैरायटी होती है, तो कालीफ्लावर की निम्नलिखित वैरायटी में देखने को मिलती है। पूसा अर्ली सिंथेटिक होता है, अर्ली कुनवारी होता है, पूसा दीपाली देखने को मिलता है, पूसा केतकी देखने को मिलता है, पूसा सारद देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेट वैरायटी ऑफ कैबेज एंड लेट वैरायटी ऑफ कालीफ्लावर है, तो पूसा स्नोबॉल है, पूसा हिमज्योति, यानी पूसा स्नोबॉल एंड पूसा हिमज्योति लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है किसकी, पपीता की, अरे क्या कहते हैं कालीफ्लावर की, और दोनों में ही सेल्फ प्लांटिंग की हैबिट पाई जाती है। कैन बी ग्रोन फॉर अप्रैल टू जुलाई इन द हिल्स, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से जुलाई तक उगाने के लिए सबसे अच्छा वैरायटी कौन सी होती है, तो पूसा हिमज्योति होती है, पूसा हिमज्योति होती है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ कालीफ्लावर में कौन कौन से डिसऑर्डर लगते हैं उसके बारे में यहाँ दिया है, तो एक तरफ डिसऑर्डर दिया, दूसरी तरफ उसका कैरेक्टर दिया, तीसरी तरफ उसका काजेज दिया है। पहले नंबर पे ब्लाइंडनेस होता है, प्लांट हैविंग टू टर्मिनल बर्ड्स एंड फेल टू फार्म एनी कट, यानी कि प्लांट्स में जो टर्मिनल बर्ड्स होता है यह फेल हो जाता है किसी भी प्रकार के कट के डेवलपमेंट के लिए। फिर से एनी कट क्या किसके कारण होता है, तो ब्लाइंडनेस डैमेज इन अर्ली स्टेज बाय इंसेक्ट, लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट, यानी फ्रॉस्ट हो चाहे लो टेम्परेचर या इंसेक्ट हो, इनके द्वारा अर्ली स्टेज में ही डैमेज क्या कहलाता है, तो ब्लाइंडनेस कहलाता है। बटनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कट्स इन यंग प्लांट्स, यानी कि कालीफ्लावर के यंग प्लांट्स में जो छोटे छोटे बटन लाइक ये स्ट्रक्चर विकसित होते हैं कालीफ्लावर के, उसी को बटनिंग कहते हैं, या नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है होलो स्टेम जो होता है वो नाइट्रोजन की अधिकता से होता है और बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। एक्सेसिव ग्रोविंग प्लांट्स ऑफ कालीफ्लावर डेवलप्ड थ्रू होलो स्टेम एंड कट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर स्पेशली नाइट्रोजन एंड डिफिशियंसी ऑफ बोरान्स, यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन होलो स्टेम जो होता है नाइट्रोजन की अधिकता से और बोरान की कमी से देखने को मिलता है। वीप टेल जो होता है वो ओनली मिड रिप ऑफ लीफ प्लेट इज डेवलप्ड सो द नेम ऑफ वीप टेल इज गिवन, यानी कि ओनली मिड रिप ऑफ लीफ प्लेट, यानी लीफ प्लेट का जो मिड रिप होता है केवल उसी पर जो है वीप टेल जो होता है वो विकसित होता है। मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण और एसिडिक सॉल्ट्स में होता है क्या, तो जिंक मॉलिब्डेनम, यानी कि वीप टेल जो होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो एसिडिक सॉल्ट्स में मॉलिब्डेनम सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस क्या होता है, तो नॉर्मल क्लोरोसिस जो होती है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, जबकि नॉर्मल क्लोरोसिस जो होता है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। और ये कालीफ्लावर में जो येलोविंग या फिर क्लोरोसिस होती है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होती है, और जबकि बोरान उस मॉलिब्डेनम के द्वारा किस में येलोविंग होता है, तो सिट्रस में येलोविंग या फिर येलोविंग को ही किस नाम से जाना जाता है, तो येलोविंग को ही क्लोरोसिस के नाम से जानता है। वो आपका किसके कारण होता है, तो मॉलिब्डेनम के कारण होता है। नेक्स्ट है राइसिनस जो होता है द सरफेस ऑफ कर्ड इज लूज, यानी कि लूज हो जाता है, यानी कि कर्ड का जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से लूज हो जाता है। एंड हैज ए वाल्वेट अपीयरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाइट फ्लावर बर्ड्स एट द कार्डिनिंग स्टेज, यानी कर्डिंग स्टेज पर यानी कर्डिंग स्टेज पर स्मॉल वाइट फ्लावर बर्ड्स के फॉर्मेशन के कारण ही वाल्वेट तरह की अपीयरेंस दिखाई देता है, और कर्ड जो था पूरी तरह से लूज हो जाता है, यानी कर्ड का सरफेस पूरी तरह से लूज होता है। इसी को हम राइसिनस के नाम से जानते हैं। यह किसके कारण होता है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि राइसिनस जो होता है वो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण होता है, यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की जो हैवी एप्लीकेशन किया जाता है उसके लिए
दिया है एंड हाई ह्यूमिडिटी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है ब्राउनिंग, लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट्स ऑन स्टेम, ब्राउन कलर ऑफ कर्ड, यानी कि कर्ड इसमें ब्राउन कलर का हो जाता है। और जो लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट्स होता है स्टेम पर, वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। यानी लाइट ब्राउन से लेके डार्क ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं वो स्टेम पर किसी कारण देखने को मिलते हैं, तो यह ब्राउनिंग के देखने के कारण ही मिलता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज ओनियन कल्टीवेशन। अगला कल्टीवेशन क्या है, तो अगला कल्टीवेशन है ओनियन कल्टीवेशन। ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सिपा होता है। ओनियन किस फैमिली बिलोंग करता है, तो एलियेसी फिर या फिर अमरीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओनियन में येलोइंग जो होता है, ये ओनियन का जो येलोइंग होता है क्यूसेटाइन के कारण होता है। रेड कलर एंथोसायनिन के कारण होता है। पजेंशियल हाइड्रोप्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण होता है। और इसका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। गार्लिक का भी क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। लीक का भी क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। और ओनियन में जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है वो कैटिकोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स है विटामिन बी, यानी कि जो ओनियन होता है विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। पॉलिनेशन इन ओनियन, ओनियन में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो हनी बी के द्वारा होता है। और सबसे ज़्यादा हनी बी के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है, कितना, तो 80% से अधिक। पजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू अलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण। ओनियन इज ए कूल सीजन क्रॉप एंड द कलर आउटर स्किन ऑफ ओनियन इज ड्यू टू क्यूसेटाइन। नेक्स्ट है ओनियन इज यूजफुल इन सन स्ट्रोक, यानी कि ओनियन का प्रयोग जो था वो लू से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बोल्टिंग और स्टेम इलांगेशन इन ओनियन इज ड्यू टू लो टेम्परेचर, यानी कि बोल्टिंग या फिर स्टेम इलांगेशन ओनियन किसके कारण होता है, तो लो प्रेशर के कारण होता है। और ओनियन बोल्टिंग की क्रिया जो होती है, यानी कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक जो होता है वो बटनी के कारण ही, बोल्टिंग के कारण ही देखते हैं, जो कि लो टेम्परेचर के कारण होता है। कितना, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है। चिलिंग इंजरी जो होता है वो चिलिंग इंजरी जो होता है कितने पे होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब हम किसी प्रोडक्ट को स्टोरेज करते हैं तो उसमें चिलिंग इंजरी देखने को मिलता है। जबकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब किसी भी प्रोडक्ट को हम फिर स्टोरेज करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसी को हम एक तो होता है चिलिंग इंजरी, दूसरा आपका चिलिंग इंजरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर पर होता है, जबकि फ्रीजिंग इंजरी जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है। और रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना रखा जाता है, 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इन ओनियन एंड गार्लिक पर्पल ब्लास्ट इज ड्यूटी, यानी कि ओनियन एंड गार्लिक में पर्पल ब्लास्ट किसके कारण होता है, तो ओनियन एंड गार्लिक में पर्पल ब्लास्ट जो था वो अल्टरनेरिया पॉडी के कारण होता है। नेक्स्ट है लासालगोन इन महाराष्ट्र, यानी कि लासालगोन इन महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट ओनियन मार्केट इन द इंडिया। भारत में ओनियन का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पर है, तो भारत में इंडिया में ओनियन का सबसे बड़ा मार्केट आपका लासालगोन महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कैटिकोल इज द फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ओनियन फॉर एंटी फंगल प्रॉपर्टी, यानी कि कैटिकोल जो होता है एक प्रकार का फिनोलिक फैक्टर होता है जो कि ओनियन में उपस्थित रहता है। इसी को हम एंटी फंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टू चेक स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन ऑफ ओनियन ड्यूरिंग स्टोरेज इज स्प्रेइंग ऑफ मैलिक हाइड्रोजाइड 25 ppm 15 से 20 डेज आफ्टर सोविंग एज बेनिफिशियली, यानी कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद 25 ppm मात्रा यदि हम मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं स्प्रे के रूप में, तो कब करते हैं, स्टोरेज के समय, ओनियन के स्टोरेज के समय, तो इसकी जो जर्मिनेशन होती है या फिर इसकी स्प्राउटिंग जो होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। इस समय जो है इसके कंट्रोल के लिए गामा रेडिएशंस का भी प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ ओनियन इज थ्रिप्स, यानी ओनियन का सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन सा होता है, तो थ्रिप्स होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ एसीफेट एट द रेट 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो एसीफेट की 1 ml मात्रा पर लीटर ऑफ पानी में मिलाकर जो है प्रयोग करने से जो है प्रयोग कंट्रोल किया जा सकता है। सीड डेट कितना होता है, तो ओनियन का सीड डेट जो होता है वो 2 सीजन में लगाया जाता है। ओनियन जो होता है 2 सीजन में लगाया जाता है, एक तो आपका खरीफ ओनियन होता है, दूसरा आपका रबी ओनियन होता है। तो रबी ओनियन जो होता है फेवरेबल होता है, इसलिए उसका सीड रेट कितना रखा जाता है, तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। जबकि खरीफ सीजन का जो सीड रेट होता है वो अनफेवरेबल होता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। और इसके लिए नर्सरी एरिया की कितनी आवश्यकता होती है, तो अगर नर्सरी
प्रति हेक्टेयर फॉर नर्सरी, या फिर 700 750 से 1000 किलोग्राम बल्ब फॉर डायरेक्ट प्लांटिंग, यानी कि अगर ओनियन की डायरेक्ट प्लांटिंग किया जाता है तो उसके लिए 750 से लेके 1000 किलोग्राम बल्ब की आवश्यकता होती है। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड इन 1 हेक्टेयर ओनियन क्रॉप इज 500 मीटर स्क्वायर, और सभी प्रकार की वेजिटेबल्स के ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो इस नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है 200 से 250 मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन टीबी ट्रिपल सी इससे संबंधित होता है, यानी टी से टोबैको का नर्सरी एरिया 100 से 150 ग्राम 100 से 125 ग्राम होता है। टी बी ब्रिंजल का जो होता है 125 से 150 ग्राम होता है। टी बी ट्रिपल सी चिली का कितना होता है तो 150 से 200 ग्राम होता है। टी बी ट्रिपल सी ओ। फिर इसके बाद चिली के बाद क्या आता है तो कालीफ्लावर और कैबेज का 200 से 250 मीटर स्क्वायर होता है। और इसके बाद लास्ट में आपका ओनियन आता है जिसका 500 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ ओनियन। ओनियन की कौन कौन सी वैरायटी फेमस है तो रबी सीजन की जो वैरायटी होती है ओनियन की, जो रबी सीजन की वैरायटी होती है इसके अंतर्गत आपका पूसा रेड आता है, नासिक रेड आता है और पटना रेड आता है। जितने भी रेड लगता है वो सभी जो होता है रबी सीजन की वैरायटी होती है, जो कि फेवरेट वैरायटी होती है। उदयपुर 101, उदयपुर 102, उदयपुर 103, ये सभी जो होती है व्हाइट कलर वैरायटी होती है, यानी कि व्हाइट कलर वैरायटी में आपका वो उदयपुर 101, उदयपुर 102 और उदयपुर 103 होता है। पूसा रत्नार भी सी वैरायटी होती है। निफात 53 खरीफ सीजन के लिए फेमस होती है। देश की प्रगति और कल्याण करना है तो निफात 53 के साथ एग्री फाउंड टारगेट को लगाना चाहिए। कल्याणपुर रेड राउंड, यानी कल्याणपुर रेड राउंड जो होती है किसकी वैरायटी होती है तो कल्याणपुर रेड राउंड भी आपका ओनियन की वैरायटी होती है। पूसा माधवी भी ओनियन की वैरायटी होती है। अर्का बिंदु भी ओनियन की वैरायटी होती है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है किसका अर्का बिंदु। नेक्स्ट है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन क्या होता है तो खरीफ सीजन ओनियन। खरीफ सीजन ओनियन के बारे में बात करते हैं तो अर्का कल्याण जो होता है वो खरीफ सीजन में उगाया जाने वाला ओनियन की वैरायटी होती है। अर्का कल्याण खरीफ सीजन में उगाने वाली ओनियन की वैरायटी होती है। एग्री फाउंड टारगेट भी आपका खरीफ सीजन में उगाए जाने वाली वैरायटी होती है। एग्री फाउंड टारगेट अर्का कल्याण निफात 53 जो होता है वो भी खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली वैरायटी होती है, यानी कि अर्का कल्याण अर्का प्रगति एग्री फाउंड टारगेट निफात 53, यानी देश की प्रगति कल्याण करना है, देश की प्रगति और कल्याण करना है तो निफात 53 को जो है एग्री फाउंड टारगेट के साथ लगाना चाहिए। अर्का प्रगति जो था वो दोनों सीजन के लिए बेस्ट माना जाता है और रबी एंड खरीफ दोनों के लिए। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स। अगला क्रॉप्स है कौन सा तो अगला क्रॉप्स है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो रूट क्रॉप्स के अंतर्गत आपका पहले नंबर का पॉइंट है एलिसिन इज द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज ऑफ गार्लिक, यानी कि एलिसिन जो था वो एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज होता है जो कि गार्लिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है एलिन इज ए वाटर सोल्यूबल एमिनो एसिड प्रेजेंट इन गार्लिक, यानी कि गार्लिक में जो गार्लिक में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर सोल्यूबल जो एमिनो एसिड, यानी गार्लिक में कौन सा वाटर सोल्यूबल एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है तो आपका एलिन हो एलिन क्या है तो एक प्रकार का एमिनो एसिड है। नेक्स्ट पहले नंबर का क्रॉप है रेडिश, यानी रूट क्रॉप के अंतर्गत पहले क्रॉप पे आता है रेडिश। रेडिश सेंटीमीटर फेनस सटाइवस होता है। इसमें पहले नंबर पे क्या आता है मस्टर्ड साप्लाई एंड पेंटेड बग आर द मेजर पेस्ट ऑफ रेडिश, यानी रेडिश का जो मेजर पेस्ट होता है इसमें आपका मस्टर्ड साप्लाई आता है और दूसरे नंबर पे आपका पेंटेड बग आता है। मस्टर्ड साप्लाई किस फैमिली के अंतर्गत आता है तो मस्टर्ड साप्लाई जो होता है इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ रेडिश प्रिपेयर्ड फॉर द सीड प्रोडक्शन इज नोन एज स्टैकलिंग। रूट्स ऑफ रेडिश प्रिपेयर्ड फॉर सीड प्रोडक्शन, यानी कि सीड प्रोडक्शन के लिए यदि रेडिश के रूट का हम उपयोग करते हैं या फिर बनाते हैं तो उसी को किस नाम से जाना था स्टैकलिंग के नाम से जाना है। फिर से रूट्स ऑफ रेडिश प्रिपेयर्ड फॉर सीड प्रोडक्शन, यानी कि रेडिश के रूट को इस प्रकार से प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि सीड प्रोडक्शन के लिए जब रेडिश के रूट का तैयार किया जाता है तो उसी को हम स्टैकलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ब्राउन हर्ट इन रेडिश इज ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी, यानी कि रेडिश में जो ब्राउन हर्ट होता है किसके कारण होता है तो यह बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। सीड डेट ऑफ रेडिश का जो सीड डेट होता है कितना होता है तो रेडिश का सीड रेट होता है 5.5 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 5.5 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रेडिश का सीड रेट कितना होता है तो 9 से 12 किलोग्राम एक्जैक्टली जो था वो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी का आधा जो है किसका हो जाता है गाजर का 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि 7 से 8 किलोग्राम जो था वो किसका होता है तो बीटरूट या चुकंदर का होता है। फिर दूसरे नंबर पे सलजम का सीड रेट उसका आधा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैरायटीज ऑफ
रेडिस। अगला है वैरायटीज ऑफ रेडिस। रेडिस की कौन कौन सी वैरायटी आती है? तो रेडिस की पहली वैरायटी है अर्कानिसान, जो कि मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी के रूप में जानी जाती है। दूसरे नंबर पर पूसा जेत की है, जो कि समर सीजन की सूटेबल होती है। नेक्स्ट वाइट आइसिगिल जो होता है इसी की वैरायटी है। जापानीज वाइट भी इसी की वैरायटी है। पूसा सफ़ेद भी जो है किसकी वैरायटी है? तो पूसा सफ़ेद भी जो है इसी की वैरायटी है। किसकी वैरायटी? तो रेडिस की वैरायटी है। पूसा सफ़ेद भी रेडिस की वैरायटी है, एंड नाम से ही सीधे से पकड़ा जाएगा। जापानीज वाइट भी रेडिस की वैरायटी है। पूसा सफ़ेद भी रेडिस की वैरायटी है। स्कारलेट ग्लो भी रेडिस की वैरायटी है। पूसा रसमई भी रेडिस की वैरायटी है। पूसा हिमानी भी रेडिस की वैरायटी होती है। कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे वर्ष भर निकालने के लिए जो है पूसा हिमानी यूज में लाया जाता है। राउंड चेरी बीटल किसे कहते हैं? तो राउंड चेरी बेली का मतलब होता है रेड कलर वैरायटी ऑफ रेडिस, यानी रेडिस की लाल कलर वैरायटी को हम क्या कहते हैं? तो राउंड चेरी बेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है आपका कैरेट कल्टीवेशन। कैरेट का सेंटीमीटर ढाकस करोटा होता है। इसका ओरिजिन प्लेस आपका अफगानिस्तान होता है। अफगानिस्तान होता है। कैरेट का भी ओरिजिन प्लेस जो होता है अफगानिस्तान होता है, और अफगानिस्तान और किसी का होता है। नेक्स्ट है कैरेट इज एन एनुअल क्रॉप फॉर द रूट प्रोडक्शन एंड बाइनियल फॉर द फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, यानी कि फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग के लिए कैरेट जो होता है वो बाइनियल हो जाता है, जबकि रूट प्रोडक्शंस के लिए जो है इसकी फसल जो होती है एनुअल क्रॉप्स के रूप में ट्रीट की जाती है। कांजी बेवरेज होता है एक प्रकार का, जो कि ब्लैक कैरेट से बनाया जाता है, जो कि साल्टी होता है। यानी साल्ट के साथ साथ जब हम उसके जूस का कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो कांजी के नाम से जानते हैं। कांजी जो होता है कैरेट की ब्लैक कैरेट से जिसमें एंथोसायनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसी से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्किंग ऑफ कैरेट। कैरेट में जो फॉर्किंग होता है किसके कारण होता है? तो कैरेट में जो फॉर्किंग होता है वो हार्ड पैन ऑफ सॉइल के कारण होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ अनडिकम्पोज्ड एपोइंगम के कारण होता है। ओवर क्राउडिंग यानी कि ज़्यादा चराई के कारण भी होता है। ओवर वाटरिंग ज़्यादा पानी देने के भी कारण ऐसा होता है। इन्फेस्टेशन ऑफ मिलेटोगा यानी स्पेसीज के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट सीड डेटा। सीड रेट ऑफ कैरेट। कैरेट का सीड रेट कितना होता है? तो कैरेट का सीड रेट जो होता है वो मूली का आधा होता है। कितना? 4 से 5 किलोग्राम, या फिर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सफिशियंट रहता है। वैरायटी की बात करते हैं तो कैरेट की वैरायटी कौन कौन सी होती है? तो पूसा की कैरेट की कौन सी वैरायटी फेमस है? तो पूसा केसर जो होती है वो केवल केसर मैंगो की वैरायटी होती है, लेकिन पूसा केसर कैरेट की वैरायटी होती है, जो कि हाई अर्ली सोविंग के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है। दूसरे नंबर पर पूसा मेघालय आता है, इसमें विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर पर चैंटेनी आता है, जो कि कैनिंग और स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। चौथे नंबर पर इम्परेटर आता है, जो कि लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है। एंड OT1 फर्स्ट वैरायटी जो होती है वो लेट वैरायटी होती है। 90s भी जो होता है कैरेट की वैरायटी होती है। एम्स्टर्डम जो होता है कैरेट की ही वैरायटी होती है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट कुकुर बीट्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।